हेलो स्टूडेंट्स, तो देखेंगे ईपीएफओ के हम फुल प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जैसा आपको पता है 2 जुलाई को ईपीएफओ का पेपर है। दिन बहुत कम बचे हैं, तो कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन क्वेश्चंस को हम पढ़ेंगे, समझेंगे, समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए, और वीडियो आप तक पहुंचे तो ईपीएफओ का जिन छात्रों ने पेपर भरा है, जिनका पेपर 2 जुलाई को है, उन तक ये वीडियो सेंड कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा। चलिए हम ईपीएफओ के फुल क्वेश्चन देखेंगे 120। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। पहले शुरुआत में 20 क्वेश्चन आपको पता है इंग्लिश के आने हैं। इन क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, जैसे पूछे जा सकते हैं प्रश्न एग्जाम में, तो मिस मत कीजिए वीडियो। देखिए क्या है, पहले है कि आपको इसमें एरर बतानी है, किस पार्ट में एरर है ये बताना है। पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर देने का प्रयास करिए। दिया है इफ़ यू आर ए रनर एंड बिगर देन 18 ईयर्स। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ़ यू आर ए रनर। पार्ट वाइज अगर सेक्शन दिया हो तो आप ये समझेंगे, पहले पार्ट वाइज पढ़ेंगे किस पार्ट में एरर हो सकती है। अब इसे यहीं तो देख लीजिए, इफ़ यू आर ए रनर एंड बिगर देन 18 ईयर्स, फर्स्ट पार्ट है। ठीक, कोई गलती नज़र आ रही है आपको कि बिल्कुल ठीक है? अगर बिल्कुल ठीक है तो आगे पार्ट देखिए, फिर उसमें कोई गलती नज़र आ रही है। देखिए, यदि आप एक रनर हैं, धावक हैं, और बिगर देन 18 ईयर्स और 18 वर्ष से बड़े हैं, तो बड़े के लिए क्या आता है? बड़े के लिए क्या आता है? बड़े के लिए देखिए ओल्डर आता है। क्या आता है? ओल्डर आता है। अगर बड़ा भाई हो, बड़ा कोई भाई रिश्ते में बड़ा है, तो एल्डर आता है उसके लिए। ठीक है, एल्डर रिश्तों के लिए आता है। ओल्डर उम्र में कोई बड़ा हो तो ओल्डर प्रयोग करते हैं उसके लिए। तो इस प्रकार गलती किस पार्ट में होगी? गलती होगी फर्स्ट पार्ट में। फर्स्ट पार्ट आपका ए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, ए ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में गलती है। सेकंड सेंटेंस देखिए कहाँ एरर है, पार्ट वाइज पढ़िए। दे वॉन्डर्ड क्या सही है? उन्होंने आश्चर्य किया, इसमें कोई गलती नहीं है। ठीक है, आगे बढ़िए। हाउ मेनी विंडोज, उन्होंने आश्चर्य किया कितनी खिड़कियाँ। ठीक है, कितनी खिड़कियाँ, सेकेंड पार्ट भी ठीक है। वेयर इन देयर रूम, कितनी खिड़कियाँ थी उनके कमरों में। मतलब वे जब आए कमरे में तो उन्होंने इस बात का आश्चर्य किया कि अरे कितनी खिड़कियाँ हैं उनके कमरों में। तो उनके के लिए क्या हो जाएगा, आप समझ गए होंगे। देयर के जगह क्या लगेगा? दियर रूम। दे के साथ अपने के लिए देयर लगता है, कोई बिल्कुल कॉमन सी बात है। ठीक है, THEIR, देयर। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगी? एरर होगी आपकी थर्ड पार्ट में। अगला सेंटेंस देखिए और बताइए, थर्ड पार्ट बताइए किस में एरर है। सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल टुडे। एरर वैसे ही पकड़ा करिए जैसे हम बताएं। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा, क्या है? सुनीता इज फीलिंग लिटिल अनकंफर्टेबल, क्या सही है? टुडे। सुनीता जो है थोड़ा सा आज बेचैन महसूस कर रही है। तो देखिए पहली बात नोट कर लीजिए, लिटिल है। लिटिल का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग। लिटिल मतलब निगेटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। आई हैव लिटिल मनी, मेरे पास थोड़ा लिटिल मनी है, इसका मतलब मेरे पास पैसा नहीं है, लगभग नहीं के बराबर। तो क्या होता है? लगभग नहीं। थोड़ा अगर कहना है तो हो जाएगा ए लिटिल। थोड़ा अगर कहना है ए लिटिल हो जाएगा। किस पार्ट में गलती होगी? गलती होगी आपकी इस पार्ट में। ठीक, फर्स्ट पार्ट में। अगला देखिए, कोई भी चीज़ आती हो तब भी उसको ध्यान से सुन लीजिए, थोड़ा सा और क्लियर हो जाती है। तब अगला सेंटेंस देखिए 4, किस पार्ट में गलती है? द प्रोफेसर इन्फॉर्म्ड दैट, सही है, फर्स्ट पार्ट ठीक लग रहा है। प्रोफेसर ने सूचित किया क्या? कि दे हैड ऑल डन वेरी बैडली। दे हैड ऑल डन, इसमें सही है ये? बिल्कुल सही है। दे हैड ऑल डन, उन्होंने बहुत सब अच्छी सब किया। वेरी बैडली कैसे किया? बहुत बुरी तरह से किया। उन्होंने बताया कि तुम सब ने बहुत बुरी तरह से ये किया है,
मतलब ये निकल रहा है। इसमें देखिए कोई गलती नहीं, दे हैड ऑल डन, उन्होंने अच्छी तरह से किया है, वेरी बैडली बहुत बुरी तरह से, ठीक। तो एरर आपका 4 होगा। अब पाँचवा हम देखिए किस भाग में एरर है। पाँचवा, देखिए आई एम कमिंग डायरेक्टली, हम आ रहे हैं डायरेक्टली, सीधे, और टू माई ऑफिस फ्रॉम द स्टेशन, ऑफिस से स्टेशन होकर के, स्टेशन से ऑफिस हम आ रहे हैं, सीधे आ रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, किस पार्ट में एरर है, देखिए इसमें डायरेक्टली नहीं होगा, क्या होगा, आई एम कमिंग डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या है, सीधा, सीधे आ रहे हैं, डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट का मतलब सीधे आ रहे हैं, तो आई एम कमिंग डायरेक्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट का मतलब हो जाएगा सीधे, कहीं रुकना नहीं है, तो इसमें एल वाई का प्रयोग नहीं होगा। अगला देखें, मदर डज नॉट हार्डली नो व्हाट हैपेंड इन स्कूल यस्टरडे। देखिए किस पार्ट में, मदर डज नॉट हार्डली, मदर डज नॉट हार्डली। अभी हमने एक आपको वर्ड बताया था ना, ये सब चीज़ें कॉमन रूल है विद्यार्थियों, आपको पता भी होने चाहिए, पता होंगे भी कईयों को। लिटिल है, हार्डली है, ये सब निगेटिव वर्ड कहलाते हैं, आपको इनके साथ नॉट नहीं लगाना है, ठीक है। खुद ही हमने अभी बताया था आपको लिटिल वाला। अब जैसे हार्डली है, स्कैर्सली है, इसके हार्डली स्कैर्सली का मतलब होता है बहुत मुश्किल से, ठीक। हार्डली है, स्कैर्सली है, रेयरली है, ये सारे वर्ड कैसे हैं, निगेटिव हैं, तो इनके साथ आपको निगेटिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। मदर डज नॉट हार्डली नहीं होगा, मदर हार्डली नोज होगा, ठीक है। तो इस प्रकार एरर जो होगी आपकी इस पार्ट में होगी, क्या हो जाएगा, मदर हार्डली नोज हो जाएगा, ठीक। ये डज नॉट हमने था ना, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, लिटिल, फ्यू इन शब्दों के साथ नॉट नहीं लगता। देखिए अगला देखिए, रजनी इज प्लानिंग टू सेटल, फर्स्ट पार्ट में एरर लग रही है, ऐसे देखिए, रजनी सही है, एज सही लिखा है, प्लानिंग भी सही लिखा है, टू सेटल, ठीक। इन मुंबई एज सून एज, मुंबई में सेटल होने की सोच रही है, ठीक है। जैसे ही सी रिटायर्स इन अगस्त द नेक्स्ट ईयर, जैसे ही अगले अगस्त में रिटायर होगी तो वो क्या सोच रही है, रिटायर होने की, सेटल होने की। बताइए किस भाग में गलती है। इस भाग में देखिए, इसमें क्या, कहाँ पे गलती है, दा का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, इनसे पहले दा का प्रयोग नहीं होता, ना मालूम हो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट के साथ ईयर लिखा है, वीक लिखा है, तो आप द नेक्स्ट वीक नहीं आएगा, नेक्स्ट वीक आएगा केवल, तो द नहीं लगाएंगे। इसमें क्या करना पड़ेगा, सातवें में आपको करना पड़ेगा रिमूव द, ठीक, द हटाना पड़ेगा। आगे आठवां में एरर बतानी है, द इंग्लिश इज ए वेरी, फर्स्ट पार्ट में क्या गलती है, पहले फर्स्ट से ही शुरू करिए, फिर फर्स्ट क्लियर है तो अगला आप देखिए किस पार्ट में एरर है, पार्ट वाइज पकड़िए। द इंग्लिश इज वेरी, द लगाया है इंग्लिश के साथ, इज वेरी, ठीक। पॉपुलर लैंग्वेज, ठीक। एमंगेस्ट साउथ इंडियंस, ठीक। पहले एक बार में पूरा सेंटेंस पढ़ लीजिए, उसके बाद पार्ट वाइज देखिए। द इंग्लिश इज वेरी, किसी भाषा से पहले हम द का प्रयोग नहीं करते हैं, पहले यही गलती है ये, ठीक, पहले नोट कर लीजिए। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, इनके पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, किसी भाषा से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, किसी खेल से पहले, त्यौहार से पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। ये चीज़ें नोट कर लीजिए ना मालूम। अगला 9 नंबर में एरर बतानी है, क्या है, आशीष वाज लिसनिंग टू ए रेडियो व्हेन सुनीता अराइव्ड, किस पार्ट में एरर है, बहुत छोटी एरर है। बताइए, आशीष वाज लिसनिंग, आशीष सुन रहा था क्या, टू ए रेडियो, एक रेडियो सुन रहा था जब सुनीता पहुंची। देखिए आविष्कार के साथ आपको द का प्रयोग करना है, ठीक है, द टीवी, द रेडियो, तो द रेडियो होगा, ए रेडियो नहीं होगा, ए रेडियो नहीं, आविष्कार के साथ होता है द का प्रयोग, ठीक।
10वां देखिए, 10वां है माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस शी इज नॉट इन्वाइटेड। किस पार्ट में एरर है? माई फ्रेंड विल नॉट कम टू अटेंड दिस मैरिज अनलेस शी इज नॉट इन्वाइटेड। किस पार्ट में एरर, ये बताना है। इस सेंटेंस में क्या है देखिए, आप समझ गए होंगे, शायद समझ गए हों। देखिए, अनलेस और अनटिल, ये सब निगेटिव वर्ड है जितने मैंने बताया ना आपको। देखिए, लिटिल है, फ्यू है, स्कैर्सली है, हार्डली है, रेयरली है, अनलेस है, इनमें नॉट पहले से शामिल होता है। अनटिल है तो आपको इनके साथ नॉट नहीं लगाना है, ठीक। तो सी इज इन्वाइटेड हो जाना चाहिए। क्या 4 नंबर के पार्ट में एरर है, सी इज इन्वाइटेड होगा यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट्स, इस सेट में केवल देखिए एरर के क्वेश्चन दिए हैं, जबकि सिनोनिम, एंटोनिम और इडियम फ्रेज भी आएगा, ठीक है। केवल इस सेट में है एरर, तो एरर देख लेंगे हम। इट बिगेन टू रेन, ठीक है, एज सुन एज वी स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। आप इस तरह से कर लीजिए, नीचे इसमें अलग तरह से दिया हुआ 1 2 3 4 दिया है। किस पार्ट में एरर है, कहाँ पर एरर है बताना है। पढ़िए ध्यान से, बताइए कहाँ पर गलती है। इट बिगेन टू रेन, ठीक है, परसों ने लगी जैसे ही, ठीक है। वी स्टेप्ड आउट ऑफ, ठीक है, हाउस, ठीक। कहाँ पर है एरर? नो एरर वाला वाक्य, ये नंबर 3 जो है ना, नो एरर, नो एरर है इसमें। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, इफ़ आई विल प्लान माई बेस्ट आई कैन विन एनी डे अगेंस्ट एनीबॉडी। इसमें एरर बताना है कहाँ पे। देखिए, कंडीशनल सेंटेंस वाला विद्यार्थियों ये सब वाक्य है। इस वाक्य में क्या करना है, कंडीशनल वाले वाक्यों में विद्यार्थियों होता ये है ना कि एक पार्ट होना चाहिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में और एक होना चाहिए फ्यूचर में। जैसे यदि तुम पढ़ोगे तो तुम पास होगे, ये दोनों फ्यूचर के दिख रहे हैं, यदि तुम पढ़ोगे और पास होगे, ठीक है। तो इसमें एक पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। अब इसमें क्या है, इसमें यदि इफ़ आई विल प्ले माई बेस्ट, यदि मैं अपना सबसे अच्छा करूँगा, नहीं करता हूँ, ठीक। इसमें करूँ विल नहीं आएगा यहाँ पर। विल क्यों नहीं आएगा? क्योंकि फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है और सेकंड पार्ट होता है फ्यूचर में, लेकिन देखिए सेकंड पार्ट इसमें कैन में दिया हुआ है, ठीक। तो इसमें क्या होगा, इफ़ आई प्ले माई बेस्ट, यदि मैं अपना सबसे अच्छा करता हूँ तो मैं जीत सकता हूँ, तो मैं जीत सकता हूँ है, ठीक। इसमें दिया होगा यू हैव टू सेव, यू हैव टू सेव नहीं टू सेव होगा यहाँ। हैव टू का मतलब होता है पढ़ता है, हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग होता है कोई चीज़ बाध्यता के लिए होता है, तो यू हैव टू सेव नहीं, यू हैव टू सेव होगा, ठीक। तो किस पार्ट में गलती है? पार्ट नंबर 1 में। अगला इस पार्ट को पढ़िए, नो सूनर हैड सी अराइव दैट हर। अच्छे रूल्स हैं, रूल्स को नोट कर लीजिएगा जो आपको ना मालूम है अगर, तो बहुत बढ़िया बात है, कुछ नहीं बोलता इससे अच्छा। फ्रेंड्स अरेंज्ड इन रिसेप्शन इन हर ऑनर इन द बेस्ट रिजॉर्ट इन द टाउन। एक एक पार्ट देखिए, किस पार्ट में गलती है। देखिए, नो सूनर हैड, नो सूनर के बाद ये भी नोट कर लीजिए हैड लगता है, या नो सूनर के बाद हेल्पिंग वर्ब लगती है, ऐसे कहेंगे आप। और सी एराइव लिखा है, दैट सर एराइव लिखा है, ये हैड के साथ क्या लगेगा? थर्ड फॉर्म लगेगा, बी थर्ड है, तो हैड एराइव्ड हो जाएगा, ठीक। यहीं पे देखिए फर्स्ट पार्ट में ही एरर है, फर्स्ट पार्ट में ही गलती है, यही समझ में आ गया है। ए में गलती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगा, नो सूनर के साथ बीच में क्या लगेगा आपका नो सूनर के साथ दैन लगता है। देखिए दैट लिखा है ना, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, दैट नहीं दैन होगा, ठीक। तो आप नोट सकते हैं, हार्डली और स्कैर्सली के साथ वेन लगता है और नो सूनर के साथ दैन लगेगा, ये एरर दे देते हैं।
16 नंबर सेंटेंस में एरर बतानी है। ए सिटी डवेलर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू पास अवे द टाइम इन ए विलेज। एक शहर के रहने वाला, डवेलर माने जो रहने वाले निवासी, फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट, इसको कठिन पाते हैं, ये तो सही है। और टू पास अवे द टाइम, टू पास अवे द टाइम, समय को बिताना, इन ए विलेज, एक गाँव में, किस भाग में गलती है बताइए। देखिए इसमें क्या है, पास होगा, पास अवे नहीं होगा। कोई किसी की मृत्यु हो जाती है ना, डेथ, कोई डाई हो जाता है, ठीक है, तो डाई की को आप कह सकते हैं पास अवे, पास अवे ही कहते हैं, डाई डायरेक्ट ऐसे नहीं कहते हैं ना, हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो पास अवे होगा। ही पास्ट अवे, पास्ट अवे मतलब वह गुजर गया है, ठीक, तो पास अवे होगा प्रयोग, मृत्यु के लिए होगा, ठीक। यहाँ पर समय अगर बिताना है तो उसके लिए केवल पास का प्रयोग होता है, समय बिताने के लिए क्या, पास। तो कुल मिला के नियम निकल के आया, पास माने होता गुजरना, पास अभी माने बिल्कुल ही गुजर गया, यानी मृत्यु हो गई, ठीक। यहाँ अवे हटेगा। अगला एरर बतानी है अगले में। नेक्स्ट में आपका, इट्स हाई टाइम वी स्टूड ऑन हिज ओन टू लेग्स, ठीक। कहाँ पे एरर है, देखिए इसमें कहाँ पे, यहाँ एरर है आपकी, देखिए इट्स हाई टाइम सही है, इट्स हाई टाइम, इट्स टाइम के बाद पास्ट इंडिफिनिट में टेंस रहता है, ये ही स्टूड लिखा है, ये भी सही है, ये आता है एग्जाम में। इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम के बाद आपको पास्ट इंडिफिनिट टेंस में ही वाक्य को लिखना है, तो इसमें तो लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ऑन हिज, टू स्टैंड ऑन हिज ओन टू लेग्स, ये एक देखिए एक इडियम है, तो अपने पैरों पे खड़ा होना इंग्लिश हिंदी में कहते हैं, तो वैसे ये इंग्लिश में है, स्टैंड ऑन हिज ओन लेग्स नहीं होता है, फीट होता है। जो इडियम है उसका मतलब है स्टैंड ऑन हिज ओन टू फीट, ये है, लेग नहीं आएगा, यहाँ गलती कहाँ होगी, 3 नंबर गलती है। अगला है, ए लॉट ऑफ फॉर्म फिलिंग इज जस्ट रेड टैप and sometimes the forms are so complicated that people can't make head or tail from them। बड़ा सेंटेंस है, देखिए कहाँ पर गलती है। देखिए इसमें हम आपको बता देते हैं, इसमें जो गलती है ना, ये हेड और टेल के बाद फ्रॉम नहीं होगा, ऑफ देम होगा, हेड और टेल ऑफ देम हो जाएगा, ठीक, फ्रॉम हटेगा। 3 नंबर पार्ट में गलती है, 3 नंबर वाले में, सी। नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम थारोली ऑन द ईव ऑफ एग्जामिनेशन दैट आई फाउंड इट वेरी इजी टू वर्क इट आउट। किस पार्ट में गलती है, थोड़ा सा विद्यार्थियों पढ़ के थोड़ा कोशिश करिए कहाँ पर आप, क्योंकि इस तरह का वाक्य एग्जाम में आ गए तो कैसे पकड़ेंगे, हम तो 1 मिनट में बता देंगे यहाँ पर गलती है, इसलिए आप खुद पढ़िया करिए, पहले कोशिश करा करिए खुद निकालने की कहाँ हो सकती है गलती। यही बिल्कुल इसी टाइप के वाक्य मिलेंगे, अलग एग्जाम में नहीं आएंगे, रूल्स, इसी रूल्स पर बेस, वाक्य तो अलग हो सकते हैं, रूल्स बिल्कुल यही रहेगा। तो ये क्या होगा आपका, देखिए इस वाक्य को देखिए, वी डिस्कस्ड अबाउट द प्रॉब्लम थारोली। तो पहली बात तो ये डिस्कस के बाद कोई प्रीपोजिशन ही नहीं लगता है, हम कहते हैं ना डिस्कस अबाउट, अरे बोलने में बोल देते हैं, रूल्स ये है डिस्कस के बाद कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा, डिस्कस इज़ नॉट फॉलोड बाई एनी प्रीपोजिशन, तो इसलिए सो रिमूव क्या करना है, अबाउट, अबाउट को हटा देना है, इधर 1 नंबर पार्ट में है। आखिरी सेंटेंस देखिए, द ओल्ड लेडी सून्ड बट वॉज सून रिस्टोर्ड एट सेंसेस। सूंड माने होता है बेहोश होना, तो क्या होगा इसमें देखिए, रिस्टोर्ड के बाद आप क्या लगाना है, रिस्टोर्ड के बाद टू लगाना है, रिस्टोर्ड टू सेंसेस हो जाएगा, एट नहीं लगेगा, क्या लगेगा, टू लगेगा। तो सेंटेंस कैसा हो कहेगा, द ओल्ड मैन सून्ड बट वाज सून रिस्टोर्ड टू सेंसेस होगा, ठीक है, रिस्टोर्ड क्या होगा, रिस्टोर्ड टू सेंसेस। चलिए कुछ अब जीके क्वेश्चन देखेंगे हम, क्या है ईपीएफओ के लिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया है।
क्या आंसर होगा इसका? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सुझाव किसमें दिया गया है? यह है 1935 का अधिनियम। नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस भाग में? अनुच्छेद 148 के ए। हो सकता है ये पूछ लें कि किस अनुच्छेद में, तो 148 के एक अनुच्छेद के अनुसार भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको आप कहते हैं CAG, कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। कार्यकाल कितने वर्ष? कार्यकाल होगा इनका 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले पूरा हो उस तक इनका कार्यकाल निर्धारित है कैग जी का। CAG। तो CAG को राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, यानी कि राष्ट्रपति कैग। ये सब प्रश्न आ सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। बिल्कुल ये नहीं आया 1935 के अधिनियम के तहत, मान लीजिए ये नहीं आया कि बिल्कुल रिजेक्ट नहीं है प्रश्न आया, तो ये अनुच्छेद पूछ सकते हैं। कैग की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो 148 का ए, इसके तहत होती है। और किसको राष्ट्रपति नहीं हटा सकता? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग को राष्ट्रपति हटा नहीं सकता, पदच्युत नहीं किया जा सकता, पदच्युत बोलते हैं, ठीक है। तो इनको पदच्युत नहीं किया जा सकता, पद से हटाना है, बल्कि इन्हें उन्हीं रीति और व्यवस्था से हटाया जा सकता है जिस रीति से उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को। तो मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का और कैग को हटाने का, दोनों का सिस्टम एक ही है, ठीक। और सेवानिवृत्ति के बाद क्या होता है? CAG किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य रह जाते हैं। तो इनको नियंत्रक एवं महालेखा जो परीक्षक होते हैं, संघ राज्य की लोक निधियों से सभी व्ययों का ये लेखा परीक्षा करते हैं, संघ की और राज्य की लोक विधियों से। अच्छा, उसके बाद भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया था। चलिए अब अगला देखेंगे। कैग से रिलेटेड जो हमने आपको बात बताई 3-4, उनको याद रखिएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का सिस्टम और कैग को हटाने का सिस्टम एक ही है। 3-4 जो पॉइंट आए, ये हो सकता है ये प्रश्न हम जो बता रहे हैं इसमें से मिल सकते हैं प्रश्न आपको, इसलिए ध्यान से देखिए, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ उनको नोट करते रहिए। अगला है कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की 173 का विनायक अधिनियम, 1793 का चार्टर अधिनियम किसके द्वारा की गई? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्या है? कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, ठीक है। तो इसमें देखिए ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, आप इसको काट देंगे। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई, ये सही है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी, बताइए। देखिए 1773 के विनियामक अधिनियम के तहत कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसको बनाया गया था? एलिजा एम्पे को बनाया गया था। एलिजा एम्पे को बनाया गया था और चैम्बर, लेमोस्टे एवं हाइड अन्य न्यायाधीश थे इसमें। तो 1973 के विनियामक के तहत कोलकाता में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और उनके आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं किसमें? निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श किसमें प्रतिबिंबित होते हैं? अधिकारों में, नीति तत्वों में, उद्देशिका में, मूलत कर्तव्यों में। संविधान की उद्देशिका में नोट करिए, भारतीय संविधान निर्माताओं के आदर्श एवं मनोभाव का प्रतिबिंब संविधान की उद्देशिका में देखने को मिलता है, ठीक है। यदि संविधान के किसी बात का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका अदा करता है। तो ये आ सकता है कि किसी बात पर मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है, किसी बात पर क्लियर नहीं हो पाता है, तो संविधान की उद्देशिका को ही आधार माना जाता है। अगला देखिए, संविधान कौन नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? नागरिकता के प्रावधानों से कौन सा संबंधित है संविधान का? नागरिकता का वर्णन कहाँ मिलता है? भारतीय संविधान में नागरिकता संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के तहत, संविधान के भाग 2 में, भाग है आपका 2, ठीक है, अनुच्छेद क्या है? 5 से 11।
मिल जाएंगे क्वेश्चन। विद्यार्थियों जो पॉलिटी में हमको क्वेश्चन बता रहे हैं, बिल्कुल श्योर शर्ट कट हम बता रहे हैं क्वेश्चन मिलेंगे। 5 संविधान के भाग 2 में, ठीक, और 5 से 11 में नागरिकता संबंधी बातों का वर्णन किया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 बाद में संशोधित द्वारा नागरिकता निम्न प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कैसे? जन्म द्वारा, रक्त संबंधों द्वारा, देशीकरण द्वारा, रजिस्ट्रेशन द्वारा, या किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा। इस तरह से भारत में नागरिकता मिल सकती है। अगला, मौलिक अधिकार किसके संविधान से संग्रहित हैं? मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? मतलब ये मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका से, ठीक। किस देश से क्या लिया गया है? रट डालिए एकदम, बिना विकल्प के करने लगे तो बहुत बड़े। आयरलैंड से क्या लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? रूस से? ये सब रट डालिए किस देश से क्या लिया गया है, ठीक है। तो लगभग 7-8 पॉइंट हैं, उनको देखिए। मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं सोवियत रूस से। हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। सोवियत रूस से क्या लिया गया है? मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। पूर्व सोवियत संघ था, जिसको आप कहते हैं रूस, पहले से रूस का नाम क्या था? सोवियत संघ, तो इसको सोवियत रूस से लिए गए हैं मौलिक कर्तव्य। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? संघ राज्य संबंध की समवर्ती सूची। समवर्ती सूची संघ और राज्य की होती है, जो जिस पर दोनों कानून बना सकते हैं, उसको लिया गया ऑस्ट्रेलिया से। आयरलैंड से बताने की जरूरत नहीं है, नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? अमेरिका से लिए गए हैं, ठीक है। ये सब तरह से चीज़ें हैं, सब डर जाइए। अगला देखेंगे, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे न्यायालय में उठा सकता है? सीधे न्यायालय में उठा सकता है, किसके तहत? तो संविधान की धारा 32, संविधान की धारा 32 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे न्यायालय में उठा सकता है। डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में निम्नलिखित में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल राइट का कहाँ जिक्र है? कहाँ जिक्र है फंडामेंटल राइट का? संविधान के भाग 4A में, यानी आपका ऑप्शन ही हो जाएगा ये। मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कहाँ है? संविधान के भाग 4A में। तो कब से? अनुच्छेद 51 के क में 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया। तो वर्तमान में कितने हैं मौलिक कर्तव्य? आपके 11 हैं, ठीक है, 11 हैं। और 42वें संविधान संशोधन 1976 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 का, उसके द्वारा 11वां आपको मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य क्या है? 11वां वो है 6 से 14 तक के बालकों को, बच्चों को बेसिक शिक्षा प्रदान करना। चलिए, पॉलिटिक्स टी के बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन इको के, ठीक है, इकोनॉमिक्स के देखेंगे। क्या है कि नीचे दिए कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। अब कथन कारण में आपको संबंध बताना है। कथन क्या है? राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन NIP सरकार द्वारा वर्ष 2020 और 30 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया है। कारण क्या है इसका? NIP का उद्देश्य सभी प्रकार की समान ढांचागत सुविधा प्राप्त कराना है। देखिए इसमें क्या है, उत्तर है आपका डी आ जाएगा। ए गलत है, जबकि आर सही है। NIP के संबंध में कुछ तथ्य सुन लीजिए, हो सकता है दे दें। देखिए, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जिसे कहते हैं NIP, ये 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए, 30 इसमें लिखा है ना, 2020 से 30 नहीं 25 वर्ष तक की अवधि के लिए ये। तो NIP का गठन कार्यालय द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 29 अप्रैल 2020 को, हमने बताया ना 2020 को, ये जारी किया गया था। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य क्या है? NIP का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना।
एनआईपी का ये उद्देश्य है, और देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना, बेसिक चीज़ें देश में उपलब्ध कराना, ये एनआईपी का उद्देश्य है। कार्यदल द्वारा अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त मंत्री 2020 से, बताया ना, 20 से 25 तक की अवधि के लिए देश में अवसंरचना, यानी अवसंरचना का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में कुल 111 लाख करोड़ रुपए रहने का इसका अनुमान है। तो इस आधार पर ए गलत है किंतु आर सही है। ठीक है, आर आपका सही है। केवल अगर 2025 हो जाता तो सही हो जाता। तो एनआईपी का अर्थ आप समझ गए होंगे। एनआईपी से क्वेश्चन हो सकता दे दें, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन एनआईपी का गठन। ठीक है, 29 अप्रैल 2020 से 25 तक की अवधि के लिए निर्मला सीतारमण जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अगला देखेंगे। इसमें पूछा गया है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की सामान्य विशेषताएं, मतलब वो आप ये कह सकते हैं विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं होती हैं। ठीक, जो देश विकासशील कर रहे होते हैं। तो देखिए इन विकल्पों में क्या होगा, प्रति व्यक्ति निम्न आय। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में पहली चीज़ क्या होती है, प्रति व्यक्ति निम्न आय ये होती है। और क्या है, पूंजी निर्माण की निम्न दर। जो देश विकसित नहीं होते हैं उनमें अविकसित अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है। ठीक है, निम्न आश्रितता अनुपात ये नहीं होता है। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, ये भी नहीं। ये दोनों नहीं है, यानी कि उत्तर क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। भारत निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग से बताता है कि भारत अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। तो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था जितने भी देशों की है सबकी एक ही कॉमन विशेषताएं होती हैं। इसमें 30 का उत्तर क्या होगा आपका, उसका होगा ई। सॉरी स्टूडेंट, ई नहीं होगा, इसमें होगा डी होगा। ठीक है, क्योंकि ये सारी विशेषताएं आय का असमान वितरण। देखिए भारत में भारत की अर्थव्यवस्था एक आप कह सकते हैं अंडर डेवलप्ड देश है। हालांकि अब इसको विकासशील देश का दर्जा प्राप्त हो चुका है, लेकिन इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं वो अंडर डेवलप्ड देश ऐसी, जैसे आय का असमान वितरण। भारत में आय का असमान वितरण, किसी के पास पैसा बहुत है, अथाह है, किसी के पास है ही नहीं। उच्च निर्भरता दर, 1 कमाने वाले हैं 10 खाने वाले, ये निर्भरता ज़्यादा है। ठीक है, और क्या है कि प्रति व्यक्ति आय की निम्न दर है। प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में धीमी वृद्धि है। जनसंख्या का भारी दबाव है। गरीबी का अस्तित्व है। कृषि पर निर्भरता है। बेरोजगारी की अधिकता है। और ये राष्ट्रीय आय में वृद्धि की धीमी दर है। बैंकिंग व वित्तीय क्षेत्र में परिवर्तन, तो ये सब आप कह सकते हैं डी है सभी। चलिए कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न है, आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेजी शासन का एक परिणाम था। अंग्रेजी शासन का भारत पर 19वीं शताब्दी में आर्थिक तौर पर उसका क्या परिणाम था। ऑप्शन देखिए क्या है, ए बी सी डी में से। भारतीय हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि हुई, ये नहीं है। भारत में स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि हुई, ये नहीं है। नगरीकरण जनसंख्या में तीव्र नहीं। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण। देखिए जब अंग्रेज भारत आए 19वीं शताब्दी में, तो ये परिणाम हुआ कि कृषि का है वो वाणिज्यीकरण शुरू हो गया था। वाणिज्यीकरण क्या है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। यद्यपि कुछ कृषि वस्तुओं में बाजार और व्यापार काफ़ी संगठित था, क्योंकि पूर्व ब्रिटिश काल में ये बड़े पैमाने था, इसलिए ब्रिटिश काल में बाजार वृद्धि में गुणात्मक और मात्रात्मक अंतर का चिन्हित हुआ। कच्चा माल यहाँ से बाहर जाने लगा। ठीक है, कृषि में भी उच्च तकनीक आ गई। नेक्स्ट है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यातित प्रमुख पाणद्या यानी कि स्टेपल कमोडिटीज़, मुख्य चीज़ें कौन सी थी। कौन सी चीज़ थी बंगाल से मुख्य रूप से निर्यात होकर आती थी, ये बताना है। तो देखिए अफीम जो है वो बंगाल की एक मुख्य उपज थी, जिसे चीन में एक अच्छा बाजार मिला। बंगाल में गेहूं, मक्खन, वनस्पति तेल और शोरा की आपूर्ति भी की थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा, कपास, रेशम, शोरा और अफीम, ये चीज़ है।
शोरा निर्यात की एक प्रमुख उपज थी जिसे पटना क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में उत्पादित किया जाता था शोरा उस समय। 18वीं सदी के मध्य में बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कपास रेशम का निर्यात की भी प्रमुख स्टेपल कमोडिटीज़ मतलब कृषि आधारित चीज़ें थी। तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका हो जाएगा। बंगाल से प्रमुख आदि कपास है, रेशम है, शोरा है, अफीम। चलिए प्रश्न देखेंगे एक और हिस्ट्री का। निम्नलिखित कौन 1948 में स्थापित हिंद मजदूर सभा के संस्थापक थे? हिंद मजदूर सभा के संस्थापक ये बताना है कौन थे। तो कौन थे? उत्तर आपका हो जाएगा डी। ठीक है, क्या है? अशोक मेहता थे, टी.एस. रामानुजन थे और जी मेहता। ये भारत में 1948 में जो स्थापित था हिंद मजदूर सभा, इसके संस्थापक थे। हिंद मजदूर सभा की स्थापना देखिए 29 दिसंबर 1948 में समाजवादियों द्वारा की गई। इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के अनुयायी और स्वतंत्र कम्युनिस्ट भी शामिल थे। देखिए अगला है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किसने है? अब पूछा है स्थानकवासी कौन थे, ये पूछा गया है, किस मत को मानने वाले थे। ठीक है, तो ये आपका किस मत को मानते थे? ये है बी ऑप्शन, जैन मत को मानते थे। स्थानकवासी श्वेतांबर जैन संप्रदाय का एक उप संप्रदाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1653 के आसपास इसकी लवजी नामक एक व्यापारी ने की थी। तो इस संप्रदाय की मानता है कि भगवान निराकार है और यह किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं। बी ऑप्शन आपका है। नेक्स्ट है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या किया था? कैसा रवैया था 1857 की क्रांति पर शिक्षित मध्यम वर्ग का? चारों विकल्प देखिए, बताइए। यही ईपीएफओ में आ गया तो क्या उत्तर होगा आपका? यही प्रश्न करा गया। विरोध किया था, समर्थन किया था, तटस्थता किया था और देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। क्या किया था शिक्षित मध्यम वर्ग ने भारत में 1857 की क्रांति पर? देखिए इसमें उत्तर होगा आपका सी। शिक्षित मध्यम वर्ग ही साथ देता तो आंदोलन का और विद्रोह का स्वरूप कुछ और होता। तो 1857 के विद्रोह ने कोई न जीत न हार न भाग लिया न विरोध किया, कुछ नहीं किया, तटस्थता बनाए रखा, न्यूट्रल रहे बिल्कुल शिक्षित मध्यम वर्ग 1857 की क्रांति आंदोलन के दौरान। तो सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला, अरतेश कुंवर सिंह 1857 में विद्रोह के प्रमुख नायक थे। कुंवर सिंह कहाँ के नायक थे ये बताना है आपको। अगर सही कह रहे हैं आप, बिहार के थे, ए नंबर ऑप्शन। तो बिहार के भोजपुर जिले के पास जगदीशपुर के निवासी थे। कौन? कुंवर सिंह। निम्नलिखित में से कौन राजा राम मोहन राय के धार्मिक सुधारों और विचारों से के संबंध में सही नहीं है? जो उन्होंने सामाजिक और धार्मिक सुधार किए उसके बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए बी सी डी में से चारों देखिए। क्या हुआ? उत्तर है आपका, उनके प्रयासों से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय के सही है, उन्होंने विभिन्न धर्मों को सार्वत्रिक ईश्वरवाद का मूर्त रूप दिया। ठीक है, ये भी सही है। उनकी वेदांती अद्वैतवाद 1815 के बाद ईसाई ईश्वरैकवाद के प्रभावपूर्ण मजबूत हुआ। ये भी सही है आपका। और सही बात कह रहे हैं, अब ये सही नहीं है। उन्होंने अन्य रूप से भगवती मध्यम वर्ग की समस्याओं के मुद्दों पर ही ध्यान दिया, ऐसा नहीं है। मध्यम वर्गीय वर्ग की समस्याओं पर ही ध्यान दिया, ऐसा नहीं है। उन्होंने पूरी एक सामाजिक व्यवस्था, जैसे कहते हैं जाति व्यवस्था हो, दहेज प्रथा हो, महिलाओं के प्रति हो रहे अत्याचार हो, आदि अनेक बुराइयों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। ठीक है, उनको पुनर्जागरण का पिता ऐसे ही नहीं कहा जाता है। चलिए आगे देखिए। चलिए, राजा राम मोहन राय पर आधारित एक और प्रश्न है, वो देखेंगे। कौन सा गलत है फिर ये बताना है, कौन सा गलत है। चारों विकल्प देखिए। उनका पहला संगठन आत्मी सभा था जिसकी स्थापना कोलकाता में 1815 में हुई थी, ये बात सही है। समाज सुधारक थे राजा राम मोहन, उन्होंने पहला संगठन आत्मी सभा था, 1815 में कलकत्ता में स्थापना की थी। उन्होंने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था, ये भी सही है।
उपनिषदों का उन्होंने बंगाली भाषा में अनुवाद किया था। उन्होंने वेदांत के अद्वैतवाद और ईश्वरीय एकरवाद दोनों का अध्ययन किया था, ये बात भी सही है। वेदांत और ईसाई ईश्वरैकवाद का भी अध्ययन किया था, ये नहीं है। राजा राम मोहन राय उस संभ्रांत वर्ग के थे जिनकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त लागू करने पर कम हो गई थी, ये आपका ए नंबर का कथन सत्य नहीं है। तो राजा राम मोहन राय पर आधारित एक प्रश्न आ सकता है, इसको देख लीजिए। बंगाल में प्रारंभ हुए सुधार आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया? राजा राम मोहन राय, जिनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहते थे। इन्होंने नवजागरण का, इनको कई नाम से जानते थे, जैसे नवजागरण के अग्रदूत, सुधार आंदोलनों के प्रवर्तक, आधुनिक भारत का पिता एवं नव प्रभात का तारा, ये नाम इनको दिए गए हैं। ठीक है, क्योंकि उस समय इन्होंने जो सुधार किए भारतीय समाज में भारतीयों के लिए। राजा राम मोहन राय बहुभाषाविद थे। उन्होंने अरबी, फारसी और संस्कृत का अध्ययन किया था। इसके अतिरिक्त कुरान, बाइबिल, हिंदू और अन्य भारतीय धार्मिक मतों के धर्म ग्रंथों का भी उन्होंने गहन अध्ययन किया था। बहुत अच्छा। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था और एकेश्वरवाद एवं वेदांत के अद्वैतवाद का अध्ययन उन्होंने किया था, समर्थन किया था। राजा राम मोहन राय ने उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद किया था तथा 1814 और 15 में आत्मीय सभा का गठन किया था। सती प्रथा के विरोध में उन्होंने संवाद कौदनी, हम नाम बता दें, लिख दें, आपको याद भी रहेगा। सती प्रथा के विरोध में उन्होंने संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संपादन किया था। ठीक है, संवाद कौमुदी लिख दें, कौमुदी। ठीक, ये चीज़ हमने बताई राजा राम मोहन राय के बारे में। इस जितनी भी चीज़ें बताई, इससे आपको एक क्वेश्चन जरूर निकल के आएगा। अगला देखेंगे, अब थोड़ा सा देखेंगे साइंस के प्रश्न। निम्नलिखित हार्मोन्सों में से किसमें से संबंधित है आयोडीन? आयोडीन किससे संबंधित है बताइए? थायरॉक्सिन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन है, एड्रिनल है। इसमें आपका आंसर होगा ए, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन और ट्राई आइडोथायरॉक्सिन हार्मोन कंठ के नीचे पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि से निकलते हैं। क्या कहा? थायरॉक्सिन हार्मोन्स, और एक होता है ट्राई आइडोथायरॉक्सिन। ये कहाँ से निकलते हैं? कंठ के गले के नीचे जो पाई जाती है थायराइड ग्रंथि, कहते हैं ना थायराइड बढ़ गया, से निकलते हैं। इन दोनों हार्मोन्सों में मुख्य रूप से आयोडीन खनिज पाया जाता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है बताने की जरूरत नहीं है आपको, घेंगा होता है। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। देखिए क्या है, 1 2 3 पढ़ना है तीनों। मानव शरीर में उरु अस्थि यानी फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है, ये बात सही है। मानव शरीर की सबसे जो लंबी अस्थि है वो फीमर होती है। और क्या है, हैजा रोग जीवाणु के द्वारा होता है, ये भी बात सही है, हैजा जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, कौन सा रोग किसके कारण होता है ये भी है, याद कर लीजिए। और एथलीट फुट रोग विषाणु के कारण होता है, ये कथन आपका गलत है। एथलीट फुट रोग विषाणु के कारण नहीं होता है, बल्कि होता है ये कवक के कारण। ना मालूम हो नोट कर लीजिए, दे हो सकता है दे दें। एथलीट फुट रोग कवक के कारण होता है। अगला देखेंगे, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, ठीक है। उस लड़की के खड़े होने पर प्रणोद आवर्तकाल जिसे कहते हैं, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नेक्स्ट देखिए, गामा किरणों के संबंध में एक प्रश्न आया है। गामा किरणों की अधिकतम साम्यता किसमें होती है? गामा किरणों की साम्यता अधिकतम होता है ऑप्शन नंबर सी, एक्स किरणों के साथ। ऑप्शन क्या है? एक्स। गामा किरणों की साम्यता एक्स किरणों के साथ होती है। दोनों किरणें धातुओं के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करती हैं। कथन कारण वाला है। अगला क्या है कथन? कथन है हमारा, तापमान में वृद्धि के बाद ग्लिसरीन की साम्यता बढ़ जाती है। ठीक है, और कारण क्या है? तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। क्या होगा इसमें? इसमें है ऑप्शन डी है, ए गलत है कि ये गलत है आपका ऑप्शन, और आर सही है। ठीक,
क्योंकि उत्तर सही होगा कि तापमान वृद्धि के करने पर ग्लिसरीन की श्यामता जो है वो घट जाती है। और दूसरा कथन क्या था हमारा, तापमान बढ़ने पर द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि द्रव के अणुओं की गतिज ऊर्जा परम ताप के समानुपाती होती है। अगला देखिए क्या है, कीमियागारों द्वारा रजत एवं स्वर्ण को अलग करने के लिए प्रयुक्त एक्का रेजिया निम्नलिखित से किसका मिश्रण है। रजत और स्वर्ण को अलग करना है, उसके लिए एक्का रेजिया जो होता है, ये किसका मिश्रण होता है ये बताना है। तो देखिए एक्का रेजिया होता है, ये ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, इनका अनुपात होता है। तो कौन सा अनुपात होता है, 1:3 के मिश्रण में इनका होता है। कीमियागिरों द्वारा रजत एवं स्वर्ण को अलग करने के लिए एक्का रेजिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, एक्का रेजिया है। तो ये किसका है, हमने बता दिया आपको, सांद्र नाइट्रिक अम्ल व सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, 1:3 का होता है। अगला है, निम्नलिखित में किस एक पेट्रोलियम शोधन संयंत्र उत्पाद का क्वथनांक निम्नांक है। सबसे कम न्यूनतम क्वथनांक किसका होता है, केरोसिन का, पेट्रोल का, डीजल का, स्नेहक तेल का। ठीक है, क्वथनांक सबसे कम किसका होता है, यह ऑप्शन आपका सी है। क्या है, सी, डीजल। ठीक, सी ऑप्शन आपका, बी नहीं होगा, सॉरी सी है, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, सॉरी प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए, सी आपका इधर दिया हुआ। ठीक, एक दूसरे नंबर पर। तो क्या है, पेट्रोल का क्वथनांक सबसे न्यूनतम होता है, जबसे सबसे अधिक वाष्पशील और ज्वलनशील कौन होता है, पेट्रोल होता है। ठीक, तो इसका क्वथनांक कैसा होता है, सबसे न्यूनतम, सबसे कम होता है। बहुत जल्दी तुरंत डालेंगे तुरंत पेट्रोल उड़ जाता है, वाष्पशील सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा अनिवार्य सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, पौधों को के लिए 17 सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ठीक, तो इसमें से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है, आपको ये बताना है। ये देखिए डी, जो आपका ऑप्शन है सी। ठीक है, सी, सोडियम। ऑप्शन ऊपर नीचे हो गए हैं ना, सी ये है। तो ये जो है आपका ऑप्शन सी है। पौधों के लिए आवश्यक सूक्ष्म तत्व कौन कौन से होते हैं, ये होते हैं आपके बोरान, जस्ता, बोरान जरूरी है, जस्ता है, ताम्र है, देखिए नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, लोहा है, बोरोन है, जिंक है, तांबा, मैग्नीज, सल्फर, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम आदि हैं। ठीक है, जबकि जो है सोडियम, कोबाल्ट, निकिल आदि पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। ये क्या बताया, सोडियम आवश्यक नहीं है पौधों के लिए, कोबाल्ट है, निकिल, ये तीन चीज़ें ज़रूर नहीं हैं। अगला है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है जो उच्च ताप को प्रतिरोध कर सकता है, जिसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा बी। ठीक, बी देखिए ऊपर नीचे ऑप्शन हो गया ना, बी यहाँ पर क्रोमियम है। तो क्या है, क्रोमियम जिसे कहते हैं Cr, इसका क्या होता है, Cr के मिलाने पर जो इस्पात बनता है वह उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है। लोहे को कठोर, अपघर्षक और प्रतिरोधक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, क्रोमियम का प्रयोग होता है। चलिए कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन देखेंगे। आपका है 1 जनवरी, एक लिखा है ये 51, 1 जनवरी 2023 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन हैं, सीईओ और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं, अनिल कुमार लाहोटी हैं। ठीक है, ये है, ये लाहोटी, अनिल कुमार लाहोटी रेलवे के अध्यक्ष और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ हैं। किस देश को 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता प्रदान की गई थी, किस देश को, तो इसका नाम उत्तर है आपका हो जाएगा, देखिए भारत।
भारत को 1 जनवरी से 1 वर्ष के लिए वासेनार व्यवस्था के पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेगा। यह 42 सदस्यीय एक स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है। ठीक, क्या नाम है इसका? इसका नाम है वासेनार। ठीक, वासेनार व्यवस्था किस लिए है ये बताया आपको, जैसे हमने कि स्वैच्छिक निर्यात नियंत्रण व्यवस्था। अगला, किस वर्ष को बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है? अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में भी दिख जाएगा आपको। ये 2023 नोट कर लीजिए, ये मिलेगा प्रश्न ये आपको करंट का। ठीक है, क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को बाजरा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित किया है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया है? 2023 को। 74वें गणतंत्र दिवस परेड किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? किस राज्य को मिला था? ये प्रश्न हमने करंट अफेयर में पढ़ाया आपको। इस परेड के दौरान धार्मिक स्थलों और राज्य के प्रगतिशील विकास को प्रदर्शित करने वाली उत्तराखंड की मानस खंड झांकी को प्रथम स्थान मिला। मानस खंड उत्तराखंड की झांकी को फर्स्ट प्राइज मिला। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है भारतीय तट रक्षक दिवस, इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे का दिवस कौन है? ये है आपका 1 फरवरी। बी, 1 फरवरी को भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है। और 1 फरवरी 2023 को इसने अपना 47वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक, 47वां मनाया कब? 1 फरवरी 2023 को। आईसीजी की अधिनियम 1973 द्वारा स्थापित हुआ, रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करता है। इंडियन कोस्ट गार्ड क्या? रक्षा मंत्रालय का एक उपक्रम है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय महिला आयोग पूछा गया है, तो देखिए उत्तर होगा क्या? 92 होगा आपका। बहुत पुराना नहीं है राष्ट्रीय महिला आयोग, देखिए 46 दिया है, 1906, ये सब गलत। ठीक है, 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में 31 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय महिला आयोग के 31वें स्थापना दिवस को संबोधित किया था। ठीक है, 2023 का अच्छा थीम भी बता दें आपको महिला दिवस का। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो महिला दिवस का बताया था, इसका थीम है सशक्त नारी सशक्त भारत। ठीक, सशक्त नारी है अशक्त भारत। और राष्ट्रीय महिला आयोग बताया ना, NCW की स्थापना जनवरी 1992 में की गई। राष्ट्रीय महिला आयोग के 1990 के अधिनियम के तहत की थी। कब की थी? 1992 में हुई है। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2022 में भारत और किस देश के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए? किसमें? भारत और किस देश के साथ रक्षा और सैन्य समझौता हुआ है? आपके साइप्रस के साथ। ठीक, डी ऑप्शन है, साइप्रस के साथ रक्षा और सैन्य समझौता हुआ है। बार बार इसलिए विद्यार्थियों पढ़ देते हैं कि आपको याद हो जाए। अमेरिका जनगणना ब्यूरो के अनुसार विश्व की जनसंख्या बतानी है 2023, तो कितना तक पहुंच जाने का अनुमान है? तो देखिए 7.9 बिलियन हो जाएगी। ये 2023 का आंकड़ा है, अनुमान है ऐसा। 7.9 विश्व की जनसंख्या हो जाएगी 7.9। अभी UNO मतलब संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत बताया ना, भारत का स्थान प्रथम आ गया है जनसंख्या के मामले में। 142 करोड़ से अधिक भारत की जनसंख्या हो गई है, विश्व की 7.9। अगला है दिसंबर 2022 में वित्त मंत्रालय द्वारा 5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की ब्याज दर 6.8% से बढ़ाकर, अच्छा नेशनल सेविंग्स NSC बोलते हैं, NSC, ठीक है, डाकघर द्वारा जो जारी होता है, उसकी ब्याज दर क्या हो गई है? देखिए हो गई है 7% हो गई है। ठीक, विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन किस देश में हुआ है?
अजय बंगा का नामांकन हुआ है हमारे यूएसए में हुआ है, ठीक है। विश्व बैंक के अध्यक्ष पद के लिए अजय बंगा का नामांकन यूएसए में हुआ है। PNGRB क्या चीज़ है बताना है, क्या है, कौन सी चिड़िया है। PNGRB क्या चीज़ है, ये है, देखिए डी है आपका, क्या है, ये है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड है, ठीक है, इसको कहते हैं। बताना है H1B वीज़ा क्या है, बहुत चर्चा में रहा था ये। H1B वीज़ा बताना है। H1B वीज़ा नोट कर लीजिए, अच्छी चीज़ें नोट कर लिया करिए परीक्षा के लिए, क्योंकि ऐसे आप पढ़ेंगे सुनेंगे भूल जाएंगे, ठीक। इसलिए हम विद्यार्थियों से हमेशा कहते हैं कलम पेंसिल लेकर के इंपॉर्टेंट चीज़ नोट कर लें कलम कॉपी से। ये H1B की परिभाषा है नंबर 1, एक गैर प्रवासी अप्रवासी वीज़ा जो अमेरिका कंपनियों को सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है। ऑप्शन नंबर ए है, अब नोट कर लीजिए, ए नंबर ऑप्शन। H1 वीज़ा से क्वेश्चन हो सकता है, दे दें। अटल पेंशन योजना देखेंगे अब क्या है। अटल पेंशन योजना APY क्या है, ABCD में तो सुना होगा अटल पेंशन योजना आपने, सी ऑप्शन सही है। एक पेंशन योजना है अटल पेंशन योजना। चलिए, अटल पेंशन योजना से मेरे ख्याल से EPFO में क्वेश्चन दे सकते हैं, तो कुछ डिटेल देख लीजिए। अटल पेंशन योजना ने 31 मार्च 2023 तक कुल नामांकन में 5.20 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है। तो ये 31 मार्च 2023 तक की बात है, ठीक। 5.20 करोड़ स्टैटिक डेटा कुछ हो सकता दे दें, ये करोड़ का डाटा इसने प्राप्त कर लिया है। APY से क्वेश्चन मिलना चाहिए। अभिदाता की मृत्यु के बाद उसकी पति पत्नी को समान वेतन मिलती है। दोनों अभिदाता पति पत्नी की मृत्यु होने पर 60 वर्ष की उम्र तक संचित पेंशन राशि नामांकन व्यक्ति को ये दी जाएगी, ठीक। अगला है भारत UK नेट जीरो इनोवेशन वर्चुअल सेंटर का फोकस क्या है, क्या है फोकस, वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, विनिर्माण प्रक्रिया और परिवहन प्रणालियों का डिजिटलाइजेशन, डिकार्बोनाइजेशन है, ये देख लीजिए। नेट जीरो इनोवेशन नोट कर लीजिए। 68वें हुंडई फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता था, किसने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का, हुंडई फिल्म फेयर की बात कर रहे हैं, ये जीता था आपका गंगूबाई काठियावाड़ी। कौन सा उपकरण किसी छवि को, कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन देख लीजिए, कौन सा उपकरण किसी छवि को डिजिटलाइज करके टेलीफोन लाइन पर चित्र एवं टेक्स्ट प्राप्त कर सकता है। कंप्यूटर क्वेश्चन भी आएंगे आपको पता है। तो 66 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फैक्स मशीन। देख लीजिए कंप्यूटर क्वेश्चन। मेमोरी की मात्रा मापी जाती है, रैम या रोम की मेमोरी की मात्रा किससे नापते हैं हम, सी, मेगाबाइट में। देख लीजिए मेमोरी की मात्रा मापते हैं मेगाबाइट में। कंप्यूटर कुछ क्वेश्चन हैं ऐसे देख ले, बता देना आपको। में डाटा को रेडियो तरंगों के रूप में आदान प्रदान किया जाता है, किसको, बी, एनालॉग सिग्नल्स। एनालॉग सिग्नल्स में डाटा को रेडियो तरंगों के रूप में प्रदान या आदान या प्रदान किया जाता है। हाई डुप्लेक्स क्या चीज़ है, ये बताना है। हाई डुप्लेक्स क्या है, यह है संचार की एक विधि। हाई डुप्लेक्स क्या है, संचार की एक विधि। अगला है डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ निम्नलिखित में से ये भी है, बताना है कौन सा लाभ है। डायल अप इंटरनेट एक्सेस का लाभ ये है आपका बी, या विद्यमान टेलीफोन सेवा का उपयोग करता है, ठीक। चलिए कुछ योजनाएं देख लीजिए। है PM दक्ष योजना हाशिए के लोगों को कुशल बनाने के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना है। इसे निम्नलिखित किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। PM दक्ष योजना किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये बताना है। तो वो आपका मंत्रालय है न्याय और रोजगार मंत्रालय द्वारा। दक्ष योजना न्याय और रोजगार मंत्रालय द्वारा
लॉन्च की जा गई है। चलिए सुकन्या से संबंधित प्रश्न देखेंगे। क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए क्या है, पहला और तीसरा इसमें सही है। पहला क्या है? सुकन्या समृद्धि योजना बालिका के जन्म के किसी समय 0 पर खुला जा सकता है, ये सही है। और प्रतिवर्ष खाते में प्रतिवर्ष जमा राशि की कोई सीमा नहीं है, नहीं है सीमा, 1.5 लाख सीमा है, 1.5 लाख से अधिक नहीं जमा कर सकते। और ये इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 सही है। योजना के तहत आंशिक निकासी की सुविधा अनुमति अंत्य है, उपरोक्त में किसका सही है? इस योजना में आंशिक निकासी की सुविधा है, मतलब आप निकाल सकते हैं कुछ निश्चित अवधि के बाद। ठीक, तो ये आपका पहला सही है प्लस तीसरा सही है सुकन्या के बारे में। नेक्स्ट, योजना तो आएगा ही ईपीएफओ में। देखिए एक योजना कौन है? श्रेष्ठ योजना के बारे में बताना है कौन सी बात सही है। देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, ये भी सही है। और इस योजना का उद्देश्य केवल अनुसूचित जाति के छात्रों को, ये भी सही है। यानी कि पहला और दूसरा दोनों बातें सही हैं, फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। श्रेष्ठ योजना न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लागू की गई है और केवल एससी के छात्रों के लिए है ये। ठीक, योजना श्रेष्ठ। एक और योजना देखिए, कौन सी योजना पीएम स्वनिधि के लिए लक्षित समूह है? पीएम स्वनिधि के लिए किसको टारगेट किया गया है, किसको लिया गया है? ठीक है, इस समूह में देखिए फेरी वालों को लिया गया है। क्या नोट कर लीजिए, ये पीएम स्वनिधि योजना में फेरी वालों को शामिल किया गया, उनके लिए योजना ये है। अगला है, सामूहिक सौदेबाजी में प्रगति लाने वाले घटक कौन से हैं? सभी हैं, आर्थिक घटक है, मनोवैज्ञानिक है, ये भी हैं, डी। तो सामुदायिक सौदेबाजी में प्रगति लाने वाले घटक हैं आपका आर्थिक घटक हैं, मनोवैज्ञानिक घटक हैं, शक्ति संरचना को प्रभावित करने वाले घटक हैं।